तो एनीमा के बारे में बता रहे थे कि आयुर्वेद में वस्ती नाम से वो प्रचलित है। कौन सा शब्द है? वस्ती। वस्ती या फिर कोई हिंदी में वर्ड्स बस्ती भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आयुर्वेद में 2500 साल से लोगों को एनीमा देते आए। अभी थोड़ा सा हम पास्ट में हिस्ट्री में जाएंगे तो पुराने समय में लोगों के पास ऐसा, हमने आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया है वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तब ऋषि मुनि तो जानते थे कि कोलन को कैसे क्लीन किया जाता है। वो तो पपीते की डंडी लेके मलद्वार में 4-6 इंच अंदर डाल के तालाब में बैठ जाते थे। ये प्रोसेस थी एनीमा की। तो और फिर वो मूल बंद लगाते थे, उडियन बंद, मूल बंद, ऐसे आपने नाम सुने होंगे आयुर्वेद में और योगा में। तो योगा में त्रिबंध आते हैं, 3 प्रकार के बंध। मतलब हम वैक्यूम जनरेट करके हम अपने शरीर को संकोच लेते, बंद कर देते हैं। तो ये बंध का वो इस्तेमाल करते थे। मूल बंद जैसे करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है और वो बंद करते हैं, तो अंदर का तालाब का पानी पपीते की डंडी के थ्रू किधर आएगा? आंतों में, बड़ी आंत में। और वो फिर नौली प्रक्रिया, आप नाम सुना होगा। नौली में पेट आगे पीछे घुमाते हैं गोल गोल। आपने कोई योगा की क्रियाओं में देखा होगा। तो हाँ इतना गोल घुमा सकते हैं पेट को, मतलब पानी को घुमाना उनका मेन पर्पस था। ऐसे गोल पेट को घुमा लिया, पानी अंदर जो आधा लीटर जो भी चला गया वो घूम लेगा 7 फीट आंत में, बड़ी आंत में। और वो पानी पूरा डस्ट को आगे पीछे थोड़ा करेगा रोटेट, और सारी डस्ट जमा होकर एनस पॉइंट पे आ जाएगी। बाद में वो तालाब के बाहर निकलते और खुली जगह पे जाके वो सारा कचरा निकाल देते थे। तो ये प्रक्रिया एनीमा की पुराने समय में करते थे। मतलब हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें कुछ हिस्ट्री पता नहीं तो हमें लगता है कि ये नया तो विज्ञान में इन्वेंट होता रहता है, और न जाने इसके फ़ायदे भी कई बार 2-5 साल के बाद हमें पता चलते हैं कि इनका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। देखो, पहले हार्ट में स्टेन बिठाते थे। हार्ट में स्टेन बिठाया तो बोला स्टेन तो इतना सफल नहीं है। लंबे समय के बाद खाना शुरू रखते हैं तो फिर से वो सिकुड़ जाती है नलियाँ। तो ये तो लाइफ लॉन्ग के लिए स्टेन भी सेफ्टी नहीं है। बलून अलग अलग नेक्स्ट लेवल के ऊपर इन्वेंट होता रहता है, फिर कहते हैं वो तो पुराना गलत है। तो ऐसे विज्ञान जैसी कोई बात नहीं है। ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित की गई चीज़ है ना, उनमें ज़्यादा अपडेट नहीं होता। तो इस प्रकार से पुराने समय में राजा महाराजा लोग भी एनीमा लेते थे। और धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया तो मनुष्य आत्माओं की शक्ति भी कम होती गई और शरीर की शक्ति भी कम होती गई। तो विज्ञान के लोगों ने सोचा कि वो लोग पानी अंदर खींच लेते थे, अभी तो हम ऐसे असमर्थ हैं, तो ऐसा ना किया जाए कि हम पानी को धकेल दे सामने से, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दे। बोला ये तो हो सकता है। फिर उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक लंबी ट्यूब बनाई, बीच में एक वैक्यूम जनरेट कर सके उतना एक छोटा सा प्रेस कर सके ना, ऐसा डिज़ाइन किया। और एक नली पानी के अंदर रख दी और एक नली मलद्वार में, और फिर उसको प्रेस करते हैं, ऐसे पुश करते हैं। 8-10 बार करो, थोड़ा पानी अंदर से खींच कर चला जाएगा। वो पंप एनीमा पुराने समय में यूज़ करते थे। फिर सुविधाएं थोड़ी बढ़ाने के लिए फिर नया मोबाइल, पहले इतना छोटा आता था, फिर अभी देखो सभी फैसिलिटीज़ सारे अपडेट होते रहे, उसी तरह एनीमा में सारे अपडेट करते गए। और फिर अभी लास्ट में हम जो एनीमा यूज़ कर रहे हैं, चोरस डिब्बा और जो नली, वो चीज़ अभी लास्ट अपडेट। पहले 1 लीटर के एनीमा 7 साल पहले आते थे, मैंने जब लिया था। तो फिर 1.5 लीटर का बनाया और वो भी चोरस स्क्वायर बना दिया।
पहले थोड़ा सा अर्धवर्तुल के शेप में आता था। तो ये सारे अपडेट विज्ञान अपने हिसाब से करते गए। तो कोलोन क्लींजिंग, गट क्लींजिंग, फिर गट रीसेटिंग, उनके नाम से काफ़ी समाज में ये शब्द प्रचलित है और लोग उनके दीवाने बन जाते हैं कि देखो गट क्लीनिंग कराना है, गट रीसेट करना है। क्योंकि सबको पता चल गया कि जो भी जमा होता है बड़ी आंत में होता है लास्ट में वेस्ट, और वेस्ट ही हमको और तकलीफ़ में डालता है। तो अब उनको किस तरह से क्लीन किया जाए, तो उनके लिए विज्ञान ने बड़े बड़े यंत्र भी बना दिए। आप किसी भी डिटॉक्स सेंटर के ऊपर जाएंगे बड़े नामी ग्रामी, तो वहाँ आपको सुलाकर 1 घंटे के लिए एनिमा दिया जाएगा और बाय मशीन। पानी एक तरफ से जाएगा, फिर वहीं रास्ते में दूसरी एक बड़ी सी नली होगी, उसमें 2 नलियाँ अंदर होगी, एक से जाता है दूसरी नली से निकलता है। तो ऐसे लगभग 35-40 लीटर पानी एक साथ में घुमा देते हैं मशीन के थ्रू। और थोड़ा प्रेशर हम जो लेते हैं ना एनिमा, उनसे कहीं ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें। जैसे हम नल खोल दिया फोर्स से 5, ऐसे फोर्स से जाएगा एक ही बार में पूरा गट क्लीन। उनके 2-4-5 सेशन होते हैं, मतलब कहीं डिटॉक्स सेंटर पर आज करवाया, 2 दिन के बाद फिर कर देंगे, फिर 2 दिन के बाद कर देंगे, ऐसे करके आपके गट को सारा क्लीन कर देते हैं। ये भी कई बार जो व्यक्ति जिनकी गटें बहुत वीक हो गई है, किसी को हर्निया है, किसी को वो क्या बोलते हैं दूसरा गट का क्या रोग आता है, हैं पाइल्स भी वन टाइप ऑफ गट रिलेटेड ही रोग हैं, और अपेंडिस होता है, तो वो भी बड़ी आंतों में जो टूट फूट जाती है और अलग से पोर्शन निकल आता है। तो ऐसे बहुत वीक आंतों में ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। हम चलते फिरते हैं, गट को हम समझते हैं कि अच्छा है अंदर से, तो उस हिसाब से हम गट को क्लीन कभी करवाया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ और जल्दी से होने वाली चीज़ से थोड़ा संभल के तो रहना पड़ता है। मैंने एक बार करवाया है हाइड्रोकोलोन थेरापी, मैं सब अनुभव करने के लिए, जानने के लिए कि ये क्या है। तो लगभग 1 घंटे तक सुला दिया था। मैं 5 साल एनिमा लेने के बाद मैंने ये करवाया कि देखो अभी गट तो क्लीन है, फिर भी एक एक्सपीरियंस के लिए तो मज़ा आया था और एक रिलैक्सेशन मिला था। तो ऐसे करवा भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। कभी मानो कि कोई बड़ी बीमारी वाला व्यक्ति है, उनकी आंतों की स्थिति वो डॉक्टर लोग देखते हैं, उनकी बोल चाल रहन सहन वो सारा ऑब्जर्वेशन करके फिर अगर करवाते हैं। मानो कि कोई कैंसर पेशेंट है जिन्होंने कभी भी एनिमा नहीं लिया है और सीधा आए, तो अगर उस मशीन्स के द्वारा उनको पहले दिन से सारा कचरा बाहर निकाल लिया जाए, दूसरे दिन से जल्दी से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। ये भी है, मतलब उनको 10-12 दिन के राह देखनी। पूजा बहन ने 1 महीना 20 दिन लगभग वो पूरा एनिमा मेरे ख्याल से करके आई घर से, तो उनको 20 दिन लगे गट क्लीन करने में। अभी भी गट तो क्लीन 90 दिन और उनसे ज़्यादा भी क्लीन होता रहेगा हर रोज़, लेकिन जो काम 20 दिन में हुआ वो शायद ये 1-2 दिन में हो सकता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई विज्ञान की हम सहायता ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो भी रोग हैं वो गट की खराब होने से ही होते हैं, पहली बात। और जो भी रोग जाते हैं वो गट क्लीन होने से जाते हैं। तो शुरुआत हमेशा रोग की भी वहाँ से हो, रोग निवारण की शुरुआत भी गट मतलब बड़ी आंत है उनको गट बोलते हैं। हाँ, गट हेल्थ में बड़ी आंत एकदम तंदुरुस्त रहनी चाहिए। इसलिए एक सुंदर स्लोगन है कि हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड, ए हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। हम अच्छे साबुन, शैम्पून, क्रीम्स बाहर से लगाते हैं,
हैं। सन हमारी जो स्किन है वो जल न जाए तो ऊपर से हम लेप लगा देते हैं, सनस्क्रीन, वो क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह आते हैं तो बाहर से ध्यान रखते हैं। लेकिन स्किन के ऊपर जो फोड़े फुंसी आ रहे हैं बड़ी आंत में गंदगी पड़ने के कारण, उनको हम क्लीन नहीं करते। इसलिए आपको स्टार्ट कहाँ से होना है? स्टार्ट ए हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। बहनों को हम समझाते हैं कि आप घर में बैठी हैं, बर्तन मांजने हैं तो पके हुए भोजन के बर्तन खास करके, और ये कच्चे भोजन के भी, तो उसमें बाहर थोड़ा काम ज़्यादा रहता है या बर्तन के अंदर के हिस्से का काम ज़्यादा रहता है? हैं? हम ऑलरेडी जो साबुन, शैम्पू, लेमन जो भी घिस रहे हैं वो सारा अंदर घिस रहे हैं। गृहिणियों को ये पता है कि बाहर बाहर तो ये पानी भी फेर दिया ना तो भी चलेगा। ये छोटे से बर्तन के साथ हम सही समझ इस्तेमाल करते हैं। इतने सुंदर बर्तन जो भगवान ने हमें लेकर भेजा है, उस बर्तन को हमने क्या किया आज तक? ऊपर से, बाहर से क्लीन किया। और अंदर से भी कभी किसी को कहना पड़ेगा कि आपको अंदर से क्लीन करना है तो नाक चढ़ जाती है लोगों की। अरे इतनी गंदी क्रियाएं हमें नहीं करनी है, अंदर से थोड़ी पेट की सफाई होती है, वो तो नेचुरल ऑलरेडी हो ही जाती है। उसमें हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। पिछली बार हमने जो जूम मीटिंग करवाई तो उसमें सभी के एक क्वेश्चन आए, कॉमन क्वेश्चंस, कि एनीमा का कोई सब्स्टिट्यूट है? लोगों ने अच्छी लगी सिस्टम, ये तो वंडरफुल और मिरेकल्स चीज़ें हैं, लेकिन सर्वप्रथम लोग घबरा किन से जाते हैं? रुक कहाँ जाते हैं? एनीमा से रुक जाते हैं, क्योंकि वो एनीमा के विषय में डिटेल में जानते नहीं है, इसलिए वहाँ स्टॉप हो जाते हैं कि प्लीज़ हमें बताओ एनीमा का सब्स्टिट्यूट। बड़ी उम्र वाले हैं मानो कि, जिससे झुका भी नहीं जाता, हेवी वेट है, वो भी किसी भी तरह से एनीमा तो ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर से, मन से और तन से थोड़े से बीमार होने के कारण उनको एनीमा मतलब हिमालय के ऊपर जाना, शिखर को सर करना, ऐसी तकलीफ उनको फील होती है। लेकिन एनीमा बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। हमने सब ने लिया तो पता चला कि चलो इसमें वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूँ लगाया, यूँ निकाल दिया, पेट साफ, सारी बीमारियाँ माफ़ हो गई। तो बहुत एकदम सिंपल तरीके से एनीमा हम ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है 1-2 बार 3 बार हम एडजस्ट ना भी कर पाएँ। कोई किसी को पाइल्स है या फिशर है, फिस्टुला है, किसी की आंतों का कोई ऑपरेशन किया गया है, तो ऐसे मरीजों को हम कहते हैं कि आप जो अभी अभी करंट में ही 15 दिन में आपका कोई इंटर पार्ट में कोई ऑपरेशन हुआ है गट का, तो आप न लें। गर्भवती महिला भी ले सकती है एनीमा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और महीने में 30 दिन हम ले सकते हैं, कोई ऐसा भी दिन नहीं है। खास करके भाइयों को तो ठीक, बहनों को पीरियड साइकिल के दौरान उनको प्रश्न रहता है कि हम उन दौरान एनीमा ले कि नहीं ले, तो उन दौरान भी एनीमा बड़े आराम से ले सकते हैं। और एनीमा लेने के बाद उनके पीरियड साइकिल का जो पेन है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। हमारी बहनें जो भी अपना अनुभव सुनाती है ना, वो बोलती है कि सर हमें जो पहले के समय में जो दर्द होता था और हाथ पैरों में जो थकावट अनुभव होती थी, वो सारी चीज़ें अभी शांत हो गई है। मतलब 100 में से 5% तो थोड़ा बहुत होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सुंदर किसी ने पोएम जैसा लिखा है कि संजीवनी सजीवन करे, संजीवनी सजीवन करे। कई लोग संजीवनी लेते लेते जो कोमा में चले गए थे, ऐसे लोग भी फिर खड़े होते हैं, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि ये 5-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के मेहमान हैं, अब इनको ये सृष्टि से विदाई लेने का समय आ गया है। ऐसे 1000 नहीं, लाखों लोग फिर से सजीवन हो गए हैं, नई जिंदगी मिल गई है। तो आज से एनीमा ले, कल से कच्चा खाने की शुरुआत
करे, ये स्लोगन है। आज से एनीमा, कल से कच्चा। लोग क्या करते हैं, हमेशा हम मनुष्यों को तो उल्टा करने की आदत पड़ गई है। आज से कच्चा, कल से एनीमा। बड़े बड़े मूछों पर ताव देने वाले लोग भी यहाँ आते हैं तो बोलते हैं, पूरे गांव उनसे डरता है, वो एनीमा से डर जाते हैं कि भाई एनीमा नहीं लेना है हमें, ये हमें अच्छा लगे न लगे, कैसे करना है, उन झंझटों में टाइम क्यों बर्बाद करें हम। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार हम एनीमा ले लेते हैं, फिर तो हमारी एक बहन थी सेंटर की, तो उनको मैं समझाता रहा, लगभग 2 साल समझाया कि बहन जी आप अपना एनीमा का एक इस्तेमाल करो। तो मैं अंदर से उनको प्रेरणा नहीं मिल रही थी। फिर आसपास के लोग करने लगे एनीमा, बोला सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे, फिर भी डर नहीं जा रहा था। और आफ्टर 2 इयर्स उसने एनीमा इस्तेमाल किया। फिर मैं एक बार गया तो पूछा कि मधुबन आप जा रहे हैं, तो अपनी बैग कंप्लीट कर रहे थे, तो सबसे पहले उसने कपड़े बाद में रखे, पहले एनीमा रखा बैग में। मैंने कहा चलो ये 2 साल डरी, लेकिन अभी एनीमा को साथ रख रहे हैं। एनीमा के संग भरे जीवन में रंग, क्योंकि हमारा जीवन रंगों से भर जाता है। एनीमा एक सच्चा साथी है। अगर पेट ही, आयुर्वेद में तो कहते हैं कि कुपित मल ही सर्व रोगों का कारण है, रोगों का कारण ही कुपित मल है, और ये दुश्मन को निकालता है। हमारे अंदर कुपित मल न रहेगा, न हम बीमार रहेंगे। गलती से कुछ हमने खा पी लिया तो भी वो निकाल देगा। लेकिन एनीमा की हर रोज़ ज़रूरत होना वो बेवकूफ़ी है। ठीक होने के बाद हर रोज़ एनीमा लेते रहना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतना गलत खाते ही क्यों जो इतना डब्बा भर भर के एनीमा लेना पड़े। लेकिन एनीमा हर रोज़ लेना ये सेहत के लिए अच्छा है। एनीमा हर रोज़ लेना ये तो सेहत के लिए अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सादे पानी का एनीमा और जो न्यू डाइट सिस्टम में जो पोट मिलता है, सिंपल जो नली आती है एकदम नरम, जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो नली वाला एनीमा लेना है। मेडिकल में कई बार पेंसिल वाली एनीमा आ जाती है, पेंसिल जैसा हार्ड होता है, तो ऐसा एनीमा हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लंबे समय के लिए ये ख़राब है। 5-15 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में ये सही नहीं है। हार्ड नली वाला एनीमा गलती से कहीं भी न इस्तेमाल करना है, न दूसरों को उनके लिए प्रेरित करना है, क्योंकि उनसे खून भी निकलने की संभावना रहती है। तो हमने देखा कि संजीवनी सजीवन करे, निर्जला से निराकार। निर्जला में कौन सी स्थिति में स्थित कर देता है? निराकार स्थिति में। रसाहार से रसयुक्त बने, क्योंकि जहाँ रस वहाँ कस। अगर जीवन में कस डालना है, मजबूती रखनी है, तो रसयुक्त आहार हमें लेना पड़ेगा। गीता में भी लिखा है। इसलिए संजीवनी सजीवन करे, निर्जला से निराकार, रसाहार से रसयुक्त बने, तो हो जाए जीवन का बेड़ा पार। इतना सिंपल स्लोगन में सारी राम कहानी आ जाती है। एक वैज्ञानिक हुए जो हैं यूएसए से, आपके वहाँ से, और एरिज़ोना करके प्रांत है, नाम सुना होगा आपने। एरिज़ोना में वो भाई साहब छे, उनका नाम है डॉक्टर N.W. वोकर। तो उन्होंने देखा कि लगभग काफ़ी सारे लोगों में प्रयोग किए कि जो व्यक्ति मौत के करीब पहुंच गया है, उनका उन्होंने एनालिसिस किया। तो लास्ट समय में सबकी गट है वो जाम थी, आंतें जाम थी एकदम,
उसने सोचा कि अगर गट को क्लीन कर लिया जाए तो उसने काफ़ी सारे लोगों को पेट साफ करवाया और देखा कि ये तो वंडरफुल रिज़ल्ट आ रहे हैं इसमें। तो उन्होंने गट के विषय में 10-15 साल रिसर्च किया और आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये गट का पूरा रेड, उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, 71 पॉइंट्स हैं। वो सारे पॉइंट्स उसने खोज निकाले कि भाई ये पॉइंट्स जो उसके ऊपर से मल का आवरण निकल जाता है तो क्या होता है, क्या फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो देखा मेरे चश्मे उतर गए ना, तो मैंने देखा कि ऐसा कोई विशेष आँखों के लिए मैंने प्रयास नहीं किया था, लेकिन इसमें एक आई का पॉइंट है, उसके ऊपर से मल का आवरण निकला तो आई ठीक होने लगी। हाँ, इसमें थोड़ा आप डीप में आप थोड़ा सब पढ़ लेना। फिर मैंने देखा कि गोल ब्लैडर ठीक हो गया, किडनी अच्छे तरीके से, पीछे बहुत मेरे को दुखता रहता था किडनी के हिस्से में, तो वो क्लियर होता गया। एक एक चीज़, एक एक ऑर्गन, सारे यहाँ स्विचेस हैं बड़ी आंत में। तो आप मतलब एनीमा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पेट को साफ नहीं कर रहे हैं, अपने सभी ऑर्गन को स्टिम्युलेट कर रहे हैं। वो चाहे किडनी हो, लीवर हो, या फिर पेनक्रियाज हो, आँखें हो, कान हो, सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन। कोई भी चीज़ अतिरिक्त कर लेना, पागलपन किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज हमें सब पता होना चाहिए कि 71 पॉइंट हमारे क्लीन होते हैं, तो हृदय का पॉइंट भी उसमें ही है। जिसको हार्ट हेल्थ ठीक होती है तो सिर्फ डाइट से ठीक नहीं होगी, आपका हार्ट का पॉइंट भी एनीमा से क्लियर करना पड़ेगा। या फिर क्या करना पड़ेगा, इतने लेग्जेक्टिव और रेचक जूस लंबे समय तक सेवन करने के बाद हमें सेहत पे सुधार आता है, जबकि एनीमा लेने के बाद तुरंत ही सुधार आने का शुरुआत पहले दिन से हो जाती है। देखो, आपको पहले दिन रिजल्ट चाहिए 15वें दिन के बाद, तो आप आए 15 दिन के बाद, आपका ट्रीटमेंट अंदर से अच्छे तरीके से बॉडी अपना को हील करने की शुरुआत करे, तो ये विदाउट एनीमा भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन उसके लिए इतना लंबा सब्र रखना, तो आज फास्ट लाइफ में किसी के पास इतना वक्त नहीं है। हाँ, और एनीमा से अगर नुकसान होता है तो ठीक है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाएं कि भाई नहीं, एनीमा नहीं करना है, भले जल्दी से फ़ायदा भी नहीं लेना है। एनीमा की कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दुनिया को एक अच्छा डिस्कवर करके दिया कि भाई बड़ी आंत तो बड़े काम की चीज़ है, सेकंड ब्रेन है, इनको आप साफ कर लो, आपका काम हो जाएगा। बड़ी आंत को देख लो, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हम कहते हैं हमें गट फीलिंग आ रही है, मतलब जो ये दिमाग नहीं सोच सकता वो इनसे सेंसेशन हमें आ जाते हैं। टचिंग जिनको बोलते हैं, हाँ, तो ये जिनका गट जितना क्लीन होता है ना, उनको थोड़ा टचिंग ज़्यादा आता है, आगे पीछे का, ऊपर नीचे का, व्यक्ति भी किस प्रकार से आगे हमारे साथ बिहेव करेगा। भाई साहब जो NW वॉकर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये सारे प्रयोगात्मक रीति से गए और एक पुस्तक भी लिख डाला और प्रकाशित कर दिया। उस पुस्तक से भी हम काफ़ी इंग्लिश में लिखा है, तो बहुत कुछ डिटेल्स में हम जान सकते हैं। और उनका बर्थ डेट 4 जनवरी 1886, 4 जनवरी 4 जनवरी 1886, और उनका डेथ 6 जून 1985। कितने साल जिए? 86 में बर्थ और 85 में डेथ, 99। देखो, जो गट क्लीन करता है ना, वो 99 तक पहुंच जाता है। खुद का तो किया ही होगा, क्योंकि सर्वप्रथम खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो गट क्लीन करना सेहत के लिए और आयु के लिए अच्छा है। इमरजेंसी हमें
आने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। तो इतना वी आर मेकिंग हेल्दी जनरेशन, वो बोलते थे कि हम एक अच्छी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं जो लंबी आयु वाली हो और स्वस्थ आयु वाली हो। और जो कोलोन है उनको कहा जाता है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। इतने सारे बैक्टीरिया जिनको मिलियन ट्रिलियन में कहा जाता है, एक दो नहीं, इतने सारे। और लगभग 30-40 या 50% बैक्टीरिया तो पूरे शरीर में हमारे हैं, लेकिन इतने आधे से ज़्यादा तो बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में होते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ बेड ज़्यादा होते हैं। तो पानी हम घुमाते हैं, सारे निकल जाते हैं, बैक्टीरिया तो फिर से पनप लेते हैं। कोई अच्छी चीज़ हम जो नेचुरल खा रहे हैं ना, उनसे अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं। गलत चीज़ मैदा वगैरह कुछ खाते रहें तो उनसे गलत बैक्टीरिया बनते हैं, वही बीमारी का कारण बनते हैं। मतलब कुछ समय के बाद जो अच्छे बैक्टीरिया वाला, जो साइंस कोई कहता है कि अच्छे बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएंगे, तो मैं तो मानता हूँ कि आपका भोजन सही है तो बैक्टीरिया को पनपने में देरी नहीं लगती। वो तो फट से यूँ खाया और यूँ बन गए। फिर भी चलो हमें ऐसा लग रहा है कि वो बनने में 1-2 दिन लगा देंगे, तो बेटर है कि हम एनीमा का स्वस्थ होने के बाद इस्तेमाल कैसा करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। अभी मानो कि 4.5 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर एक टाइम में ले रहे हैं, तो बाद में आधा लीटर से भी काम होता है हमारा, या फिर 250 ml से भी काम चल जाता है। लेकिन एनीमा को साथ में रखना, अपने एक सच्चा साथी बनाकर रखना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जब बीमार व्यक्ति होता है, उनकी आंतों का अगर फ़ोटो निकाला जाए तो ऐसे सी शेप में नहीं दिखाई देगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी और सिकुड़ी हुई आंतें बन जाती हैं। जो ये स्वस्थ आंतों का पिक्चर है, ये रेड है। हमारी आंतें किस सिचुएशन में होगी हमें पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो अपना डाइट सही कर लेता है, एनीमा से कम 3 महीने पेट की सफाई कर लेता है, तो ऐसी आंतें हमारी हो जाती है। फिर अपने नेचुरल कंडीशन में आंतें आने लगती है। फिर भी एक बार बिगड़ी हुई चीज़ कई बार 100% तक नहीं जाती तो 90% तक तो आ जाती है। आप देख रहे हैं कि ये जो आंत का इतना हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जहाँ से मल विसर्जन होता है, इनको रेक्टम कहा जाता है। मलाशय, हिंदी में मलाशय कहा जाता है। तो इतने हिस्से में मल पड़ा रहता है, उनका प्रेशर हम फील करते हैं, इसलिए हम टॉयलेट की विज़िट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मानो कि यहाँ मल पड़ा है ऊपर के हिस्से में, या फिर इधर पड़ा है, तो ये आपको प्रेशर देगा नहीं। वो धीरे धीरे करके पैरासिस्टिक मूवमेंट्स होती है बॉडी में, धक्का लगा रहा है मल को, और जिसमें से कोई तत्व बड़ी आंत सोख लेती है, एब्जॉर्ब करती है, और वो खून में मिल जाता है। गंदी चीज़ें खाई हुई है तो स्किन प्रॉब्लम आते हैं, खून एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कचरा पूरा सोख के पूरा ब्लड में जा रहा है बड़ी आंत से। तो इनसे हमारे शरीर में बीमारियाँ पनपने लगती है। खून गंदा होना माना व्यक्ति बीमार होना। तो ऐसा ही खाना चाहिए जो आंतें सोखे, बड़ी आंत सोख ले तो खून में कोई गलत चीज़ न चली जाए। फिर हम कहते हैं अनाज पड़ा हुआ है, तो अनाज तो चिपकता भी ऐसा है, और अनाज सोख के जब खून में मिल जाता है तो वो हार्ट ब्लॉकेज खड़ी कर देगा, नीचे जाएगा तो प्रोस्टेट की तकलीफ़ कर देगा, कंधों में उनका गैस वगैरह चढ़ेगा तो फ्रोजन शोल्डर कर देगा। तो सारा गट हमारी, उनका सेटिंग हमने बिगाड़ दिया, उनके कारण सारी झंझट और सारा अपने माथे मामला आ गया। तो शरीर को जैसे हम पूजा करते हैं, बहन ने कहा कि मैं जब पानी से एनीमा लेती हूँ तो बाबा को याद करती हूँ और जल देवता को भी आह्वान करती हूँ कि ये जल 5 तत्व है ना, हमारी शरीर की मदद भी करते हैं, शरीर की सफाई भी कर रहे हैं। तो जितनी ऊंची भावना से हम ये NDS को फॉलो करते हैं, पवित्र भाव से,
तो भावनाएं हर एक क्रिया में मिश्रित होके, जैसे खाने में भावनाएं मिल जाती है तो कैसे हम प्रसाद बन जाता है, उसमें अलग मिठास आ जाती है, ऐसे एनिमा भी बड़े प्यार से लेना है। और वो पानी का भी थैंक यू करना है कि भाई ये पानी मेरी आंतों में जाके मेरी सारी गंदगी, सारी बीमारियां बाहर निकाल रहा है, मुझे एकदम ठीक कर रहा है, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रहा है। तो ऐसे सुंदर अफर्मेशन लेकर भी हम एनिमा प्रक्रिया कभी कभी कर सकते हैं। अगर आपको मानो कि हार्ट में प्रॉब्लम है तो ये ऊपर वाला पॉइंट आप देख रहे हो, मेरी उंगली जहाँ टच है वो पॉइंट खराब हो जाता है, तब जाके हार्ट में प्रॉब्लम आता है। यहाँ मल का आवरण कभी चढ़ना नहीं चाहिए। अभी जिनको डायबिटीज़ हो गया है, शुगर, तो यहाँ रेक्टम में निचले हिस्से में मल जमा हुआ है, इतने पोर्शन में मल द्वार से 3 या 4 इंच के हिस्से में, वहाँ पेनक्रियास का पॉइंट है जो हमारे अंदर शुगर डालता है, कम करता है, बैलेंस करता है। तो वो पेनक्रियास खराब हो गया, इसलिए शुगर को अभी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ से मल, डायबिटीज़ वाले 3-3 दिन में, 4-4 दिन में उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। इनका कारण क्या है? जहाँ से नड़ी चढ़ाते हैं वहीं के हिस्से में पेनक्रियास का पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले जल्दी से ठीक होते हैं। शुगर तो यूँ बाएं हाथ का खेल बन जाता है। एनिमा करो, थोड़ा फास्टिंग कर लो और कच्चा डाइट ले लो। लगभग मेरे इतने तजुर्बे के दौरान मैंने देखा है कि किसी को 15 दिन डायबिटीज़ नहीं रहा। यहाँ आने के बाद इंसुलिन लेने वाले दूसरे दिन से, पहले दिन से इंसुलिन बंद कर दिया। और हाँ, फल खाते हैं तो 5-50 ऊपर जाता है शुगर, तो उनसे डरने वाली बात नेचुरल है। हमारी बड़ी आंतों में कुल 71 पॉइंट होते हैं। अकुदरती खुराक खाने से, सालों पुरानी आदत की वजह से मल इकट्ठा होने से उसके कुछ पॉइंट बंद हो जाते हैं। जो पॉइंट बंद हो जाते हैं उसके रोग होते हैं। प्राकृतिक आहार के साथ एनिमा लेने से बंद पॉइंट खुल जाते हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। इतना सिंपल साइंस है उनका। तो कहते हैं कि 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम छोड़ के पेट की सफाई कर लो। ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पुराने समय में लोग कहते थे कि भाई भूख लगे ना, भोजन हो ना, तो हमारा शरीर पहले, बाद में सब कुछ, भोजन कर लो। 100 काम कितने भी इम्पोर्टेंस हो, लेकिन हम तो कहते 1000 काम भी पड़े हो ना, तो काम आप आज लोग देखो हॉस्पिटलों में, बैंकों में, जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको टॉयलेट का प्रेशर आता है और काम है तो क्या करते हैं, पहले काम निपटाते हैं, फिर प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे एक काम नहीं, 1000 काम भी आ जाएं तो यूरिन का फोर्स आए, टॉयलेट का फोर्स आए, उनको निकाल देना है। ये फोर्स ही हमारे रोगों का कारण फिर बाद में बन जाते हैं। और कहते हैं कि 10,000 काम छोड़ के दान करना है ना, दान करने का संकल्प आए तो 10,000 काम छोड़ दो, क्योंकि दिमाग 1 घंटे के बाद दूसरा सोचने लगता है। तो दान दे, दान तो छूटे ग्रहण। हमारे अंदर किसी भी ग्रहों का प्रभाव हो, तो अगर हम दान देते हैं तो अपने ग्रहों के पीड़ाओं से भी मुक्त होते हैं। तो 10,000 काम छोड़ के दान दे दो। और लास्ट में 1,00,000 काम छोड़ के भी प्रभु भजन कर लो, मेडिटेशन कर लो, बरोबर ना पार्वती बहन? 1,00,000 काम पड़े हैं, उनको छोड़ो, पहले परमात्मा से योग जुड़ लो। हमारे यहाँ भरत भाई करके बेंगलोर से आए थे। बोले सर 3 महीने उनकी बहन यहाँ रुकी, खुद भी 1-1 महीना रुके थे, और कहा कि सर गुरु दक्षिणा देते हैं शिष्य गुरु को, आप हमारे स्वास्थ्य गुरु 1 महीने के लिए बन गए तो हम आपसे दक्षिणा लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम उल्टा करते हैं। तो फिर बोला क्या आपको चाहिए, ऐसा पोरबंदर से मैं आपको लेके देता हूँ। बोला कि हमें प्रसाद चाहिए।
मैंने कहा प्रसाद तो नहीं मिलेगा, वो बाहर जो मिलता है प्रसाद, ऐसा प्रसाद यहाँ नहीं मिलेगा। और ये हाँ, कच्चे का कोई लड्डू वगैरह, कोई तिल का लड्डू या फिर वैसा कुछ प्रसाद बना के आपको दे सकते हैं। बोला वो भी नहीं चाहिए, खाने की चीज़ नहीं चाहिए। चलो तो फिर और प्रसाद में क्या चाहिए? तो पहले उन्होंने प्रश्न पूछा मेरे से कि प्रसाद का संधि अगर छुट्टी करो, उनको अलग करो, तो उनका मतलब क्या होता है, आपको पता है? मेरे को पता नहीं है। प्र माना प्रभु, प्र माना प्रभु, मैंने कहा सा माना साक्षात, शा माना साक्षात, और द माना बोला दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन, उनको प्रसाद कहते हैं। तो मैंने कहा तो चलो प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए, ऐसा मैं कौन सा आपको गिफ्ट ला के दूँ? मन के कोई छवि हो या मंदिर में रखते हैं ऐसी कोई फ़ोटोज़ हो, बाबा का कोई फ़ोटो हो। तो उसने बड़ा फनी आंसर दिया, बोला हमें एनिमा किट चाहिए एक्स्ट्रा। मेरे को तो प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए उसमें, क्योंकि 152 केजी वेट था उनका, 152 केजी, और लंबे समय की जर्नी के बाद वो 99 पर आकर रुक गए थे, ट्रिपल से। मेरे को तो दर्शन हो गए प्रभु के, 50 केजी के ऊपर वेट लॉस कर लिया। और अभी भी मैं आगे अपनी जर्नी शुरू रखूँगा। और यहाँ 1 महीना रुके तो वो पहुँच गए थे लगभग 88 के आसपास, 12 केजी वेट लॉस करके गए 1 महीने में। तो मतलब इतने हैंडसम लगने लगे थे। पेंट वेंट पुराने मंगवाए बेंगलोर से, और स्कूटी भी खुद चलाते। बोला आप पीछे बैठो मैं चलाऊँगा। और 88 में जैसे कमल हसन जैसे दिखने लगे थे। वो बोला मेरा फेवरेट हीरो था कमल हसन। और देखो अब मैं कैसा दिख रहा हूँ। उनके फ़ोटो में आपको वीडियो में दिखाऊंगा, कोई रील में भी उनके वो फ़ोटो भी डाले हुए हैं। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय एनिमा एंड डाइट सिस्टम। कितनी सुंदर ये प्रथा है उनका, कितना 1 लाख बार नहीं, कोटि कोटि वंदन करे ना इस चीज़ का तो भी कम है। और एक चीज़ हमारा NDS में स्लोगन है, बहुत अंदर जहन में बिठा लेना है। ड्यूरिंग फास्टिंग इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनिमा, ड्यूरिंग फास्टिंग इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनिमा, दैट इज़ बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। जो लोग अपने हिसाब से उपवास करते रहते हैं तो इनको हम फूल कहें तो भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनिमा, दैट इज़ ए बिगेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी। हम शिवरात्रि नवरात्रि सभी कुछ रहते हैं, अंदर माल पड़ा है, गंदा माल, वो निकाला नहीं और लग पड़े उपवास करने के लिए, तो ये अच्छी टेक्निक नहीं है। ऐसे लंबे लंबे उपवास करके न जैन लोग ठीक हो रहे हैं, न मुस्लिम लोग ठीक हो रहे हैं। रोज़ा रखते हैं, वो भी पर्यूषण रखते हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा, हम भी नवरात्र करते हैं तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। उल्टा कहीं बार नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उबाड़ इतने आते हैं जी। फिर चक्कर आना और बड़े बड़े उबाड़ आते हैं जिनको संभालना भी कई बार हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे खाना तो वही है, पका हुआ। जो नाभि से नीचे का हिस्सा है ना, उनको वस्ती बोलते हैं आयुर्वेद में। इसलिए नाभि के नीचे के हिस्से को ही हम क्लीन करते हैं, तो इसलिए इनका नाम वस्ती पड़ा है, वस्ती प्रक्रिया। बरोबर है, ये भी हमें थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। एक भाई बॉम्बे का पेशेंट था, उनको पैरालाइज था 10 साल से लगभग, और वो एनिमा के संपर्क में आया और फास्टिंग कर लिया, थोड़े बहुत कच्चा कुछ खा लिया। 18 दिन में वो घर में चलने के लिए काबिल हो गया, 18-20 दिन में, क्योंकि परिणाम आते देर नहीं लगती। एनिमा साथ जोड़ते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आ जाते हैं 1 महीने के अंदर। फिर उन्होंने एक एनिमा एक्स्ट्रा मंगाया,
तो फिर एक एनीमा तो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग काफ़ी है, फिर नलियाँ चेंज करनी पड़ती है, कैथेटर पाइप। मैंने कहा दूसरा एनीमा शायद कोई फैसिलिटी वाला हो तो दूसरे कमरे में दूसरा टॉयलेट बाथरूम है तो रख सकते हैं, तो हमारी सुविधा के लिए, बाकी तो एक एनीमा काफ़ी रहता है। बोला दूसरा एनीमा क्यों चाहिए? बोला एक नया एनीमा, ये तो गंदा है पहले वाला, तो अभी यूज़ कर लिया, तो एक एनीमा का सेट मैं खोलूँगा भी नहीं, लेकिन मेरे को मंदिर में रखना है, हर रोज़ इनके दर्शन तो करूँगा कि इनसे मेरी ज़िंदगी आगे 2 कदम बढ़ी है। लोगों की इतनी इतनी भावनाएं बैठ जाती है, भले वो भावनाएं थोड़ी और ज़्यादा ओवर हो जाती है एनीमा के प्रति, लेकिन जिनको जीवन मिला है वो तो, ऐसे सूरत में कोई भाई थे जिनको 25 क्रिएटिन चला गया था, वो किडनी फेलियर से फिर रिवर्स आ गया था। उन्होंने जब तक जिए, 80 साल के आसपास के थे, जब तक जिए ना 1 मिनट, तब तक उन्होंने एनीमा किट फ्री में बांटते रहे, अपनी कार की डिक्की में पूरा भर के ही रखते थे। जहाँ भी जाओ कोई बात समझने वाला मिल गया, ले लो भाई हमारी तरफ से एक गिफ्ट, क्योंकि उनको एक नया जीवन मिला था। तो हम तो कई बार शिविरों में कहते हैं कि किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो तो आप लेके जाओ एनीमा, पेट की पहले सफाई कर लो आप, बर्थडे है तो एनीमा किट दे सकते हैं उनके लिए आप, बहुत बड़ा वरदान, गॉड ब्लेसिंग है ये चीज़, एपरेटस है वो। एनीमा इज़ फर्स्ट एंड एनीमा इज़ मस्ट, ये भी हम कहते हैं। एनीमा सबसे पहले और एनीमा खास ज़रूरी है। विदाउट एनीमा कुछ भी एनडीएस में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बढ़ जाता है आगे, 100 में से 10 लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट एनीमा धीरे धीरे करके पॉजिटिव राह पकड़ लेते हैं, लेकिन 100 में से 10 लोग, 8-10 लोग, अगर वो एनडीएस अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर तो डिटॉक्स पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते। बड़े बुजुर्ग हैं जो एनीमा लेने के लिए खुद तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको आधा पौना चम्मच जो आपको रात को दिया गया था, वो पाउडर अगर 3 दिन लगातार दी जाए तो गट क्लीन होने की शुरुआत दूसरे दिन से तो हो ही जाती है, ये शायद पहले दिन से ना हो, दूसरे दिन से हो जाती है। तो ऐसे ऐसे मरीज भी हमने डिटॉक्स पाउडर देके ठीक किए हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट ऑप्शन सभी को देना नहीं है, क्योंकि डिटॉक्स पाउडर से थोड़ी थकावट भी महसूस होती है। आधा चम्मच के बदले 1.5 चम्मच अगर इस्तेमाल कर लिया तो उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है, इतना कचरा निकल जाता है, तो फिर वो थक जाते हैं। एक साथ में इतना सफाई भी नहीं करनी है। और हाँ, इसलिए इमरजेंसी में कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। एनडीएस इज़ ए कंप्लीट सिस्टम, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी सिचुएशंस, आप कहीं भी कुछ इस्तेमाल कर ले तो इसमें सयानापन है, होशियारी है, नहीं कि मूर्खता है। बिल्कुल, आधा चम्मच डिटॉक्स पाउडर दे के जल्दी से काम बनता है। हार्ड स्टूल होता है ना, उसको एनीमा भी आप 15 बार पानी घुमाओ तब जाके वो फिर सूखना, वो गीला होना शुरू होता है। तो बेटर है कि आप रोज़ नहीं देना है डिटॉक्स पाउडर, रोज़ लेना मतलब मूर्खता करना। उनको तो वीक में 2 बार करो, आधा चम्मच रात को सोने से पहले, और फिर दूसरे वीक में 2 बार ले लो। और जैसे ही सेहत में अच्छे सुधार आना शुरू हो जाए उनको बंद कर दो, एयर टाइट डिब्बे में रख दो। कभी भी घर में कोई भी इमरजेंसी आए, गैस, एसिडिटी और कब्ज़ की, उनको आराम से शौक से आधा पौना चम्मच पिला सकते हो रात को सोने से पहले। तो इसके लिए ये हमारा वेपन बन जाता है जो सही दिशा में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी एक बहन थी, उन्होंने एनीमा लेने के लिए उनको वक्त नहीं मिलता, वक्त मतलब वो नहीं निकाल पाती थी, तो वो डिटॉक्स पाउडर लेके गई और मैंने कहा आधा चम्मच आप इस्तेमाल कर लो। तो वो थोड़ी सी, अभी फास्ट लाइफ है ना लोगों की, तो पानी पूरी पकौड़ी सांझी में, किसी के लग्न शादी मुरादी में, सब खा पी कर एकदम पेट फुला कर फिर रात को 2 चम्मच ले लिया। तो अपने हिसाब से भी लोग करने लगते हैं, और फिर दूसरे दिन न काम पे, ब्यूटी पार्लर पे काम हुआ और पूरा दिन दौड़ते ही रहे।
और बेड पे जाके 2 दिन 3 दिन आराम करना पड़ा। इतनी थकावट शरीर में आ गई 2 चम्मच लेने के बाद। बोला जिग्नेश भाई ये 2 चम्मच नहीं ले सकते। मैंने कहा 2 चम्मच नहीं, मैं तो 1 चम्मच भी मना करता हूँ, आधा चम्मच से कम। अपने आप ही आप ज्यादा वो कर दो तो इस प्रकार से थोड़ा अपने हिसाब से नहीं, कोई आगे हमें मार्गदर्शन देने के लिए ऑलरेडी खड़ा है हर बात में, तो हम अपने हिसाब से क्यों करें। एनिमा जो कोई व्यक्ति एनिमा लेता है ना, मानो कि आपकी एक शुरुआत है, समझो आपने मानो कि आधा चम्मच ले लिया, तो ये तो आपका उल्टो फ़ायदा करेगा। क्यों फ़ायदा करेगा? क्योंकि जो बड़ी आंतों में जो क्रोनिक डिजीज़ है ना, जैसे कैंसर हैं, तो सबसे ज़्यादा NW वॉकर ने स्टडी किया था ना, उसमें कैंसर की आंतें सबसे ज़्यादा डर्टीनेस आ जाती है, तब जाके कैंसर होता है। हार्ड कॉन्स्टिपेशन ट्रांसफर इनटू कैंसर। दूध और दूध से बनी चीज़ें हमने जीवन भर खाई है, और हेवी कॉन्स्टिपेटेड मटेरियल वही है। दूध को घर में भी 2 दिन रखा जाए तो बास मारता है और इतनी डर्टीनेस करता है। तो आंतों में तो कितने समय से घी, दूध, छाछ, मक्खन सब खाते रहे हम, घी की बनाई मिठाइयाँ, आटा, सब इतना अंदर डर्टीनेस आ जाता है। हमारे मुख में सुबह देखो, गाय है या कोई पक्षी है, किसी को ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्यों? क्योंकि अंदर गटर पड़ी है। हम जब तक ब्रश नहीं करते तब तक तो हमें भी कंफर्ट जोन में हम नहीं आते, अच्छा भी नहीं लगता। और जब आप 8 महीने, 6 महीने या साल भर कच्चा खा लो, फिर मेरा तो अनुभव ये है कि मैंने 1 साल पूरा, मैं तो कंटिन्यूसली कच्चे के ऊपर और अनाज और ये सारी छोड़ दिया, तो मैं कभी कभी ब्रश करने का भूल जाता था, याद ही नहीं आता था। क्योंकि हमारे अंदर से जब बैड स्मेल आए या बैड फीलिंग आए, तब जाके हम इंस्पायर होते हैं ब्रश करने के लिए। तो बाद में इंस्पिरेशन मिलता ही नहीं कभी कभी कि भाई हमने ब्रश किया कि नहीं किया। तो ये सब अनुभव के विषय हैं। और कोई भी गाय को आपने ब्रश करते देखा? बैल को भी नहीं देखा, लेकिन वो जब दांत दिखाते तो एकदम नीट एंड क्लीन और वाइट होते हैं। और हम घीस घीस के पूरा पीलापन या कचरा निकालने की कोशिश करते हैं। सारा कचरा है पके हुए भोजन का, जिनके कारण हमारे दांतों में पीलापन आता है, डर्टीनेस आती है, वो शाइनिंग नहीं करते हैं। आप हरी पत्तियाँ और हरे जूस पीते रहो, देखो दांत एकदम स्ट्रोंग हो जाएंगे। मैं तो आधा गिलास भी ठंडा पानी नहीं पी सकता था, और कोई ठंडी चीज़ खानी पड़े, आइसक्रीम या फिर कोई ऐसी चीज़, तो मैं झंझनाहट, सेंसेशन इतने बड़े थे। बाद में मैंने देखा ग्रीन जूस पीते पीते दांत तो एकदम हेल्दी हो गए। खट्टी चीज़ें मैं लेमन ऐसे चूस के पी लेता हूँ, वरना तो एक ड्रॉप भी जाता न तो ऐसे हाथ पकड़ के रखना पड़ता था। ये सारे दांतों की क्वालिटी मैंने चेंज करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया, अपने आप सारा शरीर का, मतलब यहाँ कोई मांगने की या हाथ फैलाने की स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सारा रीसेट होने लगता है। कर सकते हैं, सप्ताह में 1-2 बार ले लिया, अच्छा है। आंतों का कोई हार्ट सूल किसी भी आंत में किसी भी पॉइंट पे रुका हुआ है तो हमें मदद करता है। और आप तो 1 महीने से कर रही है, तो आप तो आधे से भी आधी चम्मच ले लो, आधे से भी आधी। तो आपको रात को सोने से पहले लेंगे तो कहीं ना कहीं हार्ट स्टूल को और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन कहाँ 7 फीट में रुका पड़ा है, तो उसको थोड़ा धकेलने में मदद अवश्य करेगा। वीक में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ है तो वीक में 2 बार भी आधा चम्मच का आधा 1/4 आप ले लो, तो ये फ़ायदा करेगा। आज रात को ही ले लेना 1/4, बरोबर। डॉक्टर हॉल, जिन्होंने एनिमा का इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए। NW वॉकर ने तो आंतों का स्टडी किया, लेकिन एनिमा के विषय में जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उनका नाम है डॉक्टर हॉल। हाँ, HALL, डॉक्टर हॉल। कुछ नोट्स ध्यान में रखने एनिमा के विषय में।
एनीमा क्रिया में रूम टेम्परेचर वाला सिंपल पानी का प्रयोग करें, ये बात हर हमेशा ध्यान रखनी है। हमारे यहाँ पानी का कैल्शियम बहुत ज़्यादा है नीमच में, वाइटनेस। कहाँ? अच्छा जी, तो वहाँ से यूज कर सकते हैं कैल्शियम। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक है उनका TDS, जो खारापन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खारापन हम नहाने में अगर इस्तेमाल करें, चाय बनाने में ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे पानी को यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम गार्गल कर सके, कहीं कहीं पानी ऐसे होते गार्गल करने लायक भी नहीं रहते, तो इनमें कोई दुविधा नहीं है। अगर फिर भी डाउट हो तो हम उसमें वो फिल्टर घर में लगे रहते हैं, तो वो RO का वाटर लेके आप यूज़ कर सकते हैं। एनीमा क्रिया में हमने देखा रूम टेम्परेचर वाला सिंपल पानी का प्रयोग करें। पानी में दूसरे किसी भी प्रकार के औषध, दवा आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि हमें मेडिसिन फ्री लाइफ करनी है। हमारे NDS में किसी भी प्रकार की मेडिसिन का, वो चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी, किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात, सॉफ्ट कैथेटर पाइप का ही प्रयोग करें। देखो, ये सारी बातें आपको काम में लगेगी। जब किसी को गाइड करने जाएंगे ना, तो हम उनके आंसरिंग दे पाएंगे। बी योर ओन डॉक्टर। आप यहाँ से ठीक होके नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ से डॉक्टर बन के जा रहे हैं। एक बारी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर रूटीन में हमें इस्तेमाल करना है तो 750 ml से ओवरटेक नहीं करना है। मतलब आधा पोट रूटीन लाइफस्टाइल अगर हम बनाना चाहते हैं एनीमा की, तो 750 से ओवरटेक नहीं करना है। बाकी 15 दिन 1 महीना के लिए 1.5 लीटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पोट लीटर का है या 1.5 लीटर का 1500 ml है वो। ओके, तो वो तो एक टाइम में एक ही बार करना है ना? एक टाइम में एक बार भी कर सकते हैं, और एक टाइम में 2 बार भी ख़त्म करने में लग जाएं तो भी अच्छा है, बरोबर है। लेकिन 5-15 दिन के लिए 1500 ml ले लिया, वो तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बाद में जब आप ठीक हो गए हैं, कभी कभार आपको इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा कि आप 750 ml का प्रयोग करें, ठीक है, एक बार में। और छोटे बच्चे हैं उनके लिए 100 या 200 ml, छोटे बच्चे 5 साल के अंदर के जो भी बच्चे हैं, उनको 100-200 ml का एनीमा प्रयोग करवाओ। गर्म पानी का प्रयोग कभी ना करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी हेवी कॉन्स्टिपेटेड आंतों में 5-15 दिन के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी, जिसमें उंगली डालने के बाद हाथों में जलन न हो, ऐसा सादा पानी 5-15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रूटीन लाइफस्टाइल में करना ये गलत बात है, क्योंकि आंतों की जो स्ट्रेंथनेस है वो सारी लूज होती है। हाँ, गर्म पानी से आंतों की दीवारों के ऊपर भी डैमेज आता है। पिए तो भी हमारे लिए वो गलत है। शॉर्ट टाइम के लिए फ़ायदा देता है गर्म पानी, लेकिन लॉन्ग टाइम और लाइफस्टाइल में अगर आप ये ऐड कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। तो हम लोग ने तो हर सुबह हम लोग पीते थे गर्म पानी। हाँ, यहाँ तक परसों तक पिया। हाँ, कल भी मैंने पिया यहाँ आई तक। हाँ, तो ये आदत अभी चेंज करनी है। यूज्ड टू हो गए हम लोग गर्म पानी से। मैंने तो मेरे बच्चों को भी ठंडी लीदी गर्म पानी पीता हो, ये हंसे को पानी गरम नहीं। रूम टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हैं, रूम टेम्परेचर, बरोबर। ज़्यादा ठंडी, वहाँ USA में तो बहुत ठंडी होती है, तो आप थोड़ा सा उनको उबाल के थोड़ा ठीक हो जाए रूम एक्स्ट्रा कोल्ड पानी भी मेरे ख्याल से नहीं पीना चाहिए, तो उसको थोड़ा उबाल के थोड़ा ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो आप 37 के ऊपर का कोई भी प्रयोग करते, खाना या पीना, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और लो टेम्परेचर वाला खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा, मानो कि आइसक्रीम है तो आइसक्रीम खाना गलत बात है। अगर आपका, कई लोगों को आदत पड़ जाती है कि रात को सोने से पहले आइसक्रीम खाओ,
तो ये आइसक्रीम जब हम खाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो 37 नहीं रहेगा, 37 है तो थोड़ी आइसक्रीम मानो कि 15 डिग्री की गई, 10 डिग्री की गई, तो हमारा टेम्परेचर 37 से कैसा आएगा, नीचे आएगा, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभार इंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर लिया अलग बात है, लेकिन रूटीन लाइफस्टाइल करनी नहीं है। तो लास्ट में हमने क्या देखा, गर्म पानी का एनिमा ना ले। और कभी भी किसी भी विषय में थोड़ा सा हम कंफ्यूज्ड हैं, खास करके एनीमा और इस विषय में, तो अपने हेल्थ कंसल्टेंट का संपर्क करें कि आगे क्या करना है। दूसरों को अगर एडवाइस देनी है उसमें भी आप उत्साह से नहीं दे सकते। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो उत्साह को बाजू में रखना है, क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपकी वजह से किसी को किसी भी प्रकार का 1% भी नुकसान उठाना ना, भले 99% उनको फ़ायदा हो रहा है आपकी सलाह से, लेकिन ऐसा भी क्यों करे कि उनको 1% डैमेज होना पड़े। तो ये अपने हेल्थ कंसल्टेंट से चैट मैसेज, वॉइस मैसेज या फिर फ्री है तो कॉलिंग से भी बात करके आगे जाना है। हमारे अंदर रूप, रंग, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के जो सेंसेशन हैं, वो सभी चीज़ों में ये चीज़ें हमें फ़ायदा करती है। अभी आपको दिखाएंगे कि एनीमा पोर्ट के प्रकार कितने होते हैं। मैं जो आपको बता रहा था ये वाला है, ये पंप एनीमा, प्रेस करके ऐसे दबाते हैं। फिर ये ट्रैवलिंग एनीमा यहाँ है, बरोबर, इसमें थोड़ा अंदर बैगेज में डालने के लिए थोड़ा सुविधा। ये है कॉफ़ी एनीमा, बरोबर। कितने 50-100 प्रकार के एनीमा देते हैं नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में। हाँ हाँ। फिर है सपोसिटरी, ऐसे करके एक एनीमा है, छोटी सी ट्यूब आती है, मल द्वार में आप थोड़ा इंजेक्ट करके भी दवाइयाँ उसमें होती है। हाँ हाँ जी, हाँ। फिर है ये हमारा सॉफ्ट पाइप का एनीमा, और इस तरफ है हार्ड पाइप का एनीमा, बरोबर। ये स्टिक दिख रही है वाइट कलर की इतनी। तो कई लोग बहुत फैटी होते हैं ना, तो बेचारे वो सॉफ्ट पाइप का अंदर डाल नहीं सकते, और कंसंट्रेशन भी वीक है जिनका, उनको हार्ड पाइप अच्छी लगती है। तो फिर उनको 5-15 दिन के लिए हम अलाउ कर देते हैं कि भाई आप 5-15 दिन कर लो, 4-5 kg वेट लॉस कर लो, और फिर आप देखो। अभी ये देख लो, ये बैठकर एनीमा लेते हैं जो सिंपल पोजीशन के अंदर, फिर उल्टा लेटकर भी ऐसे ले सकते हैं। तीसरा, एक पैर उठाकर एनीमा, सोकर राइट लेग उठा लिया, फिर उल्टा फिर घूम गए, लेफ्ट पैर उठा लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सीधा सोकर घुटने मोड़कर भी एनीमा ले सकते हैं। फिर ये आसन है पश्चिमोत्तासन, वो करके भी एनीमा ले सकते हैं। और ये बालकासन, ये बालकासन में भी एनीमा ले सकते हैं। सभी रोगों का कारण अशुद्धि है, तो निवारण क्या है, सफाई। रोगों का कारण अशुद्धि है तो निवारण सफाई है। सूक्ष्म सफाई हम निर्जला उपवास से करते, एक एक सेल में से। मानो कि कोई कैंसर इफेक्टेड सेल्स हैं, वो किससे भागते हैं, निर्जला से, लंबे उपवास से। एक एक सेल में छुपी हुई गंदगी सारी डिस्ट्रॉय होती है। और एनीमा से स्थूल सफाई होती है, आंतों की, बड़ी आंत की। अभी आप ग्रीन जूस पी रहे हैं, तो ग्रीन जूस से स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत और खून, इतनी सफाई होती है। मतलब सर्व रोगों का निवारण है सफाई। तो सफाई अभी आप बॉडी डिटॉक्स किस चीज़ों से कर रहे हैं। एनीमा से क्या किया आपने, बड़ी आंतों की सफाई कर ली। अभी आपने निर्जला उपवास 12 बजे तक रखा, इनसे क्या किया आपने, अपने हर एक सेल्स की सफाई की। सूक्ष्म सफाई होती है, जो वेस्ट सेल्स हैं, बीमारी देने वाले सेल्स हैं, एक्स्ट्रा फैट हैं, वो सारा बॉडी अपने आप को ईट करने लगता है, खाने लगता है, गंदगी सारी खा लेता है, सारी रिसाइकल प्रोसेस जिनको कहेंगे,
पुराने प्लास्टिक से नया प्लास्टिक बनता है, तो ऐसे नए सेल्स बनते हैं, पुराना चीज़ को खा लेता है शरीर अपने आप। एवरी बॉडी हैज़ ऑन हीलिंग पावर। खुद को, बॉडी को पता है कैसे ठीक होना है, हमें कोई इनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से किसका लगभग आप कहा जाता है 2 दिन हम निर्जला करते हैं ना, तीसरे दिन से ऑटोफेजी स्टार्ट होती है। तीसरे दिन से ऑटोफेजी, हाँ हाँ, फिर बाद में हम 16-16 घंटा उपवास करते रहें बाद में, तो फिर ऑटोफेजी चलती रहती है। 48 आवर्स कंटिन्यूअस। हाँ जी, हाँ जी, एक बार कर लिया ऑटोफेजी अपने आप स्टार्ट होगी, तब थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हम फील करते हैं। फिर तो बाद में एक मोड पे आ गया, मानो कि किसी भी चीज़ को हमें चलाना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो उनके लिए विशेष बल लगेगा, फर्स्ट गियर सेकंड गियर के लिए। जब गाड़ी हाईवे के ऊपर चढ़ गई तो फिफ्थ गियर में मिनिमम फ्यूल से चलती है, बरोबर। ऐसे फिर मिनिमम फ्यूल आपने दिया 16 घंटे का, पहले मैक्सिमम दे दिया, फिर मिनिमम पे भी ये चलता रहता है। 48 आवर्स का करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। 2-3 दिन का निर्जला एक साथ हो जाता है, खास करके कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, तो सबसे अच्छा है। और उसमें भी एक बात और भी है, मानो कि आप उनके लिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हार्ड लग रहा है, उन दौरान 10 ml 20 ml लेमन ड्रॉप्स डाल के पी लिया, हाँ, तो एक्सटेंड हो जाता है, हमें पुश मिल जाता है। उनको ठिकाने लगाने में बॉडी को ज़्यादा देर नहीं लगती। हाँ, एक आधा घुट पानी पी लो लेमन ड्रॉप्स डाल के, तो हमारा काम चल जाता है और हम ऑटोफेजी जनरेट करने में काम आ जाता है। हमारी दीदी आप पूरा मानो कि 24 घंटे में एक आध बार ले लिया, या फिर मैक्सिमम 2 बार ले लिया, तो इनसे भी अच्छा है कि 2-3 दिन में हमारी ऑटोफेजी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है। हमारा गीता बहन आई थी, गीता दीदी जो पांडव भवन से, उन्होंने लगातार 10 दिन निर्जला किए, 10 दिन यहाँ रुके, तब तक उसने निर्जला के। बीच में मैंने कहा था दीदी आप अनकंफर्टेबल फील करें ना, क्योंकि बहुत आगे पीछे गए थे, धूप में भी गए थे, तो थोड़ा गला सूख रहा था, तो उनको थोड़ा सा हल्का सा 1 घूंट पानी पिला दिया था। तो ये 10 दिन में 2 बार किया उसको, 10 दिन में 2 बार, और लगभग 10 दिन में 8 या 9 kg वेट लॉस करके गए। इतना स्लिम ट्रिम अच्छे दिखने लगे 10 दिन में। बोला मेरे को तो काम करना है 3 महीने का 10 दिन में। तो इस तरीके से हम अपने आप को कहीं भी हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं, और बड़े आराम से आते थे जाते थे। वच में 7वें-8वें दिन में थोड़ा सा वो कंफर्ट, थोड़ा हाथ पैर में थोड़ा सा ढीलापन लग रहा था। फिर आखिरी दिन उनको रात को सब्जियां खिलाई, उसमें अनाज तो बिल्कुल खाना नहीं है जब निर्जला टूटे तब, मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाती है अनाज खाने से। धीरे धीरे 10 दिन का निर्जला है, 5 दिन तो रूटीन खुराक में आने में लगते हैं। हल्का हल्का पियो, ग्रीन जूस पियो, लेमन वाटर पियो, ऑरेंज जूस पियो, ऐसे करके बॉडी को प्रिपेयर करना है। फिर एडवांस जो सेटिंग थी पहले, वो सेटिंग में लाने के लिए। इसलिए कहा जाता है एवरी फूल कैन फास्ट बट वाइज मैन नोज हाउ टू ब्रेक फास्ट। मतलब तोड़ने में सयानापन चाहिए, करने में तो आसानी है, हर कोई कर लेता है। हाँ, जूस, जैसे आपको पहले दिन निर्जला रखा तो दूसरे दिन आपको ग्रेप्स के ऊपर रख दिया, तो ये अच्छा है तोड़ने का तरीका फास्टिंग को। फिर ग्रेप्स के साथ और 2 चीज़ें जोड़ी, और 2 चीज़ें जोड़ी, ऐसे ऐसे करके रूटीन पर आना पड़ता है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। ये टेक्निक्स है उपवास को तोड़ने की। चलो, ये उपवास का एक अलग सब्जेक्ट हो गया, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या उपवास वाले दिन? हाँ, वो हल्का है एकदम, और सीधा, उसमें तो डाइजेशन में जाता ही नहीं, सीधा खून में मिल जाता है, क्योंकि डाइजेशन को हमें लोड नहीं देना है, ये मेन प्रिंसिपल है। अभी NW वॉकर ने अच्छे अच्छे जो सेंटेंस है उनका कंक्लूजन है ना, वो सुनेंगे। मीनाक्षी B12 ले लो। अभी बिगेंटस्टाइन में 3 बातें हमें बताई गई है।
वो नोट करने जैसी है दिमाग में। वीगन वीगन ईटिंग में नहीं, बिग इंटेस्टाइन के बारे में है। NW वॉकर ने कंक्लूजन निकाले, उसमें पहला कंक्लूजन ये था, एवरी ऑर्गन, एवरी ग्लैंड एंड सेल, एवरी ऑर्गन, शरीर के इंटरनल ऑर्गन जो भी है, एवरी ऑर्गन, वो चाहे बाहर के ऑर्गन भी हो, ग्लैंड, एवरी ग्लैंड एंड एवरी सेल्स इन द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द कोलोन। कोलोन की कंडीशन कैसी है, उनके आधार के ऊपर हमारी ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, हमारी ग्लैंड कैसे काम कर रही है, हमारा सेल कैसे काम कर रहा है। एवरीथिंग इज इफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द कोलोन। कितनी बड़ी बात है जो हम जानते ही नहीं थे। गट क्लीनिंग करना कितना जरूरी होता है। कई लोग पपीते का जूस पी के भी गट क्लीन करते हैं। कई लोग आंवला का जूस ही पीते रहते हैं, उससे भी गट क्लीन होता है। પણ ના મળે આમળા તો આમળાનો જ્યુસ મળે છે ચાલે પાવડર आंवला जूस के बदले पाउडर यूज कर लो। पाउडर भी पहला कंडीशन है कि आप फ्रेश यूज करो, दूसरा कंडीशन पाउडर यूज करो, तीसरा कंडीशन है जूस यूज करो। ઓકે પણ શું કહેવાય આમળા આખું વર્ષ ના મળે યુકે માં તો નથી મળતા છે કે સમરમાં મળે એટલે जब सीजन होती है, यूके में तो ही ना जब सीजन होती है तो उनका पाउडर बना के पूरे साल का आंवला का पाउडर हम बना सकते हैं। वो कर सकते हैं ऑप्शन में। तो एवरी ऑर्गन, ग्लैंड एंड सेल इन द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द कोलोन। सेकंड कंक्लूजन है कोलोन हेल्थ द की टू वाइब्रेंट लाइफ। आपका लाइफ वाइब्रेंट हो रहा है, मतलब आप कोलोन क्लीन करके बैठे हैं। जो आदमी अंदर से खुश है, दिमाग तेज चल रहा है, मतलब आपका गट क्लीन है। कोलोन हेल्थ द की टू वाइब्रेंट अ लाइफ। आपको इस वो फोटो भी निकाल सकते हैं, सारा सब्जेक्ट इधर पड़ा है। बरोबर है। कोलोन हेल्थ द की टू वाइब्रेंट लाइफ। वो इसकी चाबी है आपकी लाइफ को वाइब्रेट करने की। हाँ, अगर कोलोन क्लीन, देखो कोलोन क्लीन नॉट ओनली बाय एनिमा। ग्रीन जूस पी रहे हैं उनसे भी तो ये तो काम हो ही रहा है, उनसे दो काम और हो रहे हैं, लेकिन गट क्लीन भी हो रहा है। तो આપણે એનિમા લઈએ તો જે ગુડ બેક્ટેરિયા છે એ નીકળી ના જાય શરીરમાંથી, બેડ બેક્ટેરિયા તો નીકળે જ છે। शुरुआत के दिनों में तो गट क्लीन करना ही समझदारी है। जब आपका गट क्लीन होता है तो मैंने शुरुआत में कहा था कि एनिमा की हर रोज आवश्यकता रहना ये गलत बात है, कभी कभार ही लेना है, क्योंकि अप्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक चीज नहीं है, अप्राकृतिक है, लेकिन लोहा लोहे को काटता है। अप्राकृतिक तो जीवन भर खाया है, तो अप्राकृतिक को निकालने के लिए अप्राकृतिक प्रक्रिया हमें करनी पड़ रही है। ले सकते हैं नेचुरली, और 100-200 ml से कोई अच्छे बैक्टीरिया निकल जाए ऐसा, वो तो पानी चला ही जाएगा अंदर से। हाँ। तीसरा चीज है, ए मैन who neglects his colon is indeed a man in trouble. A man who neglects his colon is indeed a man in trouble. जब हम अपने गट को निगलेक्ट करते हैं तब जाके हम मुसीबत में आते हैं। जब व्यक्ति गलत भोजन लेता रहता है, गलत भोजन लेते लेते भी कभी कभार वो कई लोग सयाने होते हैं, गलत भोजन तो खा लेते हैं, फिर चूर्ण खाते रहते हैं, पेट सफाई करते रहते हैं, होशियारी दिखाते हैं। कोई रेचक जूस पीते रहते हैं, किसी को हरी पत्तियों का जूस भी अच्छा लगता है वो पिया, आंवला खा लिया, बाहर से बोतल ले लिया आंवले की वो पी, गटगटा एलोवेरा जूस पी लिया, तो गलत भोजन को निकालते रहते हैं। लेकिन हमने वो भी कुछ नहीं किया पास्ट में, और बस रोटी दाल भी खाते हैं, वो लोग भी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, क्योंकि रोटी आटा ही भी कॉन्स्टिपेटेड है और दाल भी कॉन्स्टिपेटेड है। हम तो भगवान से कहते हैं भगवान दाल रोटी का जुगाड़ कर लेना, हम तो कहते हैं सब्जियों का और फलों का जुगाड़ कर लेना। अगर दाल रोटी भी खाएंगे तो कभी भी मुसीबत में
आ सकते हैं। लेकिन ये भावनात्मक शब्द है कि कुछ न कुछ खाने का इंतजाम हो। हम जैसे कहते हैं दूध दही की नदियाँ, मतलब दूध दही की नदियाँ, उनका मीनिंग क्या होता है? प्रोस्पेरिटी, कि आपके पास इतनी प्रोस्पेरिटी हो, है? तो भावनात्मक तौर से नहीं कि वर्डिंग को सीधा पकड़ लेना है। बड़ी आंत की सफाई के फायदे हैं 10, वो 10 से भी ज़्यादा हैं, तो वो हम जल्दी से देख लेंगे और 10 मिनट में अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाता है, कब्ज जो है उनको निकाल देता है। आंतों की सफाई से ऊर्जा बढ़ती है हमारी। शरीर द्वारा विटामिन और पोषक तत्वों के अवशोषण का काम ज़्यादा होता है। फिर तो अच्छी अच्छी भोजन भी खिलाएंगे ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो अवशोषित ज़्यादा होगी। एकाग्रता में सुधार आएगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और उनसे वजन कम होना शुरू हो जाता है। ये भी मोटे लोगों के लिए तो फ़ायदा ही है। आपके लोगों के लिए क्या? छोटे लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि उनकी जो अवशोषण बढ़ता है ना, तो अच्छा अच्छा माल खाते रहेंगे तो जल्दी से वजन बढ़ेगा। कई बार अच्छा माल खाते हुए भी उसको घी की बोतल में भी डाल दो ना, तो भी ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि अवशोषण का काम उनका रुक गया है बड़ी आंत खराब होने से। तो क्लीन हो जाए तो फिर एनीमा बंद करके अच्छा अच्छा माल डिलीवर करो, आराम से मोटे हो जाएंगे। फिर रक्त धारा में पीएच संतुलन बढ़ाए रखता है। हाँ जी, ठीक है। ब्लड का पीएच लेवल बढ़ाता है, वो कम हो जाता है पीएच लेवल तो एसिडिक हो जाता है, और सेवन नीचे से जब ऊपर आता है तो पीएच वैल्यू बढ़ता है। तो मतलब आपके अंदर रोग से निवृत्त हो जाते हैं आप, ब्लड पीएच मेंटेन होता है तो। और फिर कोलोन की सफाई से पूरे शरीर की सेहत में सुधार आता है। वो तो आपने समझ लिया, 71 पॉइंट जो क्लीन हो रहे हैं। शरीर में दर्द कम होता है, बाद में जहाँ जहाँ भी दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब पेन किलर की तरह काम करेगा ना वो। शरीर में सूजन कम करता है। कैंसर वालों की सारी दर्द, जो पेन किलर लेते हैं ना कोई कोई कैंसर वाले, उनको एनिमा लेने के बाद पेन किलर की लगभग लास्ट समय तक ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो पेन किलर हैं वो तो पूरा किडनी को, दूसरे ऑर्गनों को डैमेज करता रहता है, तो और भी जल्दी से मौत करीब आ जाती है। और कई बार इमरजेंसी में रहा भी नहीं जाता, पेन में से बाहर आने के लिए हमें पेन किलर लेना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं। तो हम अपने ही स्वजन को पेन किलर दे दे के जल्दी से स्वर्ग का रास्ता दिखा देते हैं। शरीर में सूजन कम करता है, कहीं भी सूजन आई हुई हो, शरीर की सूजन को काटने का काम भी उसमें मदद करता है नीमा। हाँ, इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन एनिमा लेते लेते इन्फ्लेमेशन इंटरनल ऑर्गन का हो या आउटर ऑर्गन का, दोनों इन्फ्लेमेशन कम करता है। लेकिन उनमें शुगर बिल्कुल नहीं, शुगर सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि शुगर सॉल्ट से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। 80 प्रकार के वात रोगों को नियंत्रण करता है। 80 प्रकार के वायु रोग जो भी हैं, वो चाहे आर्थराइटिस हो या कोई भी हो, उसमें मदद करता है। गहरी नींद आने लगती है, मतलब एक अच्छा नींद भी है। हाँ हाँ, बराबर है। तो एकदम से छोटे समय में भी नींद इतनी गहरी आती है तो रिफ्रेशमेंट ज़्यादा मिलता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, इंट्यूशन पावर बढ़ता है हमारा, जो टचिंग जिनको कहेंगे ना, ब्रेन वॉश होगा ना, गट क्लीन। जब व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी योर माइंड इज ओपन, ये कहावत है। स्टमक इज एम्प्टी, माइंड इज ओपन। हमें कोई चीट नहीं कर सकता, हम चारों तरफ से 360 डिग्री सोच सकते हैं। व्हेन योर स्टमक इज क्लीन, माइंड इज ओपन। स्टमक इज फुल, देन माइंड इज क्लोज। માને તો એવું છે કે stomach is full, like my eye is sleeping always after lunch. happen like that. माया का आवरण हटने लगता है गट क्लीन होने के बाद। और मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी एक्टिव हो जाती है। और एक कहावत है, एनिमा इज नॉट अवर एनिमी। लोग तो क्या समझते हैं, एनिमा मीन्स एनिमी, हमारा दुश्मन है, बट इट इज़ योर फ्रेंड।
मैं तो कहूँगा इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। हाँ, और शुरुआत की मैंने बात कह दी कि वाशन है उनकी सफाई अंदर से करने से बेहतर, बाहर से करने के बेहतर है अंदर से सफाई करो। कब्जी सारे रोगों की दादी है, कब्जी सारे रोगों की दादी है, और पेट सफा तो हर रोग दफा। तो इतना एनिमा के लिए आज के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन आंसर भी बाद में ले लेंगे। हमारा सैटरडे को जूम मीटिंग है, पूरा ये सब्जेक्ट मेरे को फिर से रिपीट करना है जूम मीटिंग में, तो इंटरनेट पे भी आ जाएगा अच्छे तरीके से एनीमा के विषय में। फिर भी YouTube पर आपको हाँ जूम मीटिंग आती है YouTube पर। हाँ हाँ, सैटरडे की जूम मीटिंग हैं, हाँ यहाँ से ही करेंगे। अब अभी पिछली सैटरडे को लिया था, इस सैटरडे को सारा ये सब्जेक्ट मेरे को हाईलाइट करना है। दीपक भाई ये सब अच्छा कर रहे हैं, जो हर एक दिल्ली के लोगों तक ये सारी बातें पहुँच, ये कमरे के बीच में ना रह जाएं। अभी ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग हुआ है, तो उनका भी एक अच्छे तरीके से एडिटिंग करके रख देंगे। मतलब ये 3 लोग आने वाले हैं, वो फ़ायदा न ले, जो बिना पैसे भी घर बैठे हैं उनको भी कुछ हमारे द्वारा लाभ मिल जाए। हमारा आशा ही रहता है कि डिटॉक्स सेंटर भरा हुआ ना हो, खाली हो, घर बैठे भी लोग उनका फ़ायदा उठा पाए। हाँ, सुविधा है, और आमने सामने बैठने की तो बात ही अलग है, वो फ़ायदे भी अलग हैं, लेकिन हर एक की पोजीशन इतनी नहीं होती हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ करें मीडिया के माध्यम से, ये सबसे अच्छा है। चलो, ओम शांति।